बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मकदम है इदारा नज़रिया पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माई पाकिस्तान पर। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाब मियाँ सलमान फ़ारूक साहब। आपको वेलकम करते हैं हम आज एक नए प्रोग्राम में। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि कोयला भी पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है, और ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस नौइयत का है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों पे गौर करेंगे और इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब टू हैव मी ऑन दिस प्रोग्राम। इट इज़ ऑलवेज़ एन ऑनर एंड अ डिलाइट। जो हमारे जो कोयले की जो इकसाम है, तकरीबन 4 मुख्तलिफ इकसाम इसकी हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है या जिसके बारे में बात की जाती है, उसको लिग्नाइट कोयला की किस्म कहा जाता है। आगे से उसकी फिर मज़ीद इकसाम है जैसे कि ये जो लिग्नाइट की किस्म है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है, ये बिजली की पैदावार में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। और सर, जो बिजली की हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी में ये यूज़ होता है, उसकी प्रोडक्शन में, क्या हम जो पाकिस्तान में एनर्जी प्लांट्स पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मशहूर मिसाल दी जा सकती है कादराबाद कोल पावर प्लांट की, उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वहाँ भी थर का कोयला इस्तेमाल हो रहा है या पाकिस्तान का, या वो हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर सर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे थर के कोयले की क्या कैफियत है, उसकी क्या क्वालिटी है जो बाहर से आता है उसके कंपैरिजन में। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें हमारा जो पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है वो बड़ा महंगा है। सर तो अगर हम पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 2017 के अंदर हमने 40,000 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन की, जिसके अंदर हमारा जो फर्नेस ऑयल है वो तकरीबन 16% था जो कि हमने इंपोर्ट किया था। और सबसे ज़्यादा हमारा बिजली जो डिपेंडेंसी है वो हाइड्रो पे है। तकरीबन 25% बिजली की हमारी जो पैदावार है वो डैम से पानी से आती है। हमारे कोयले, उसके अलावा हम सोलर पे भी हम डिपेंडेंट हैं, उसके अलावा हम कोयले पे भी डिपेंडेंट हैं। कोयले पे हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ 8% है। अच्छा, हाँ जी। ये तो सर बहुत कम नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं कि इतना कोयला है पाकिस्तान के पास, थर में है, चारों सूबों में मिलता है, तो क्या ये हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम नहीं है? इस पे काम क्यों नहीं किया गया सर? आप अपनी ओपिनियन इस पे दे सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर करूंगा। 2017 के अंदर हमारी जो इंपोर्ट थी, तकरीबन हमने 10.5 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया था बिजली की पैदावार अच्छा, के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, माजरत के साथ ठीक सीमेंट ठीक सेक्टर के ठीक लिए। ठीक। और हमने तकरीबन 15 मिलियन टन इंपोर्ट किया था बिजली की पैदावार के लिए। तो टोटल हमारी जो कोयले की इंपोर्ट एक साल में थी वो 25 मिलियन टन की थी। जिस साल में हमने ये इंपोर्ट किया था उस साल पे तकरीबन $100 पर टन इसकी कीमत थी। तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल कोयले का था वो $2.5 बिलियन का था। सही। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर उसकी जगह हमने अपना लोकल कोयले की प्रोडक्शन की हो, लोकल इंडस्ट्री को हमने अगर थोड़ा सा और डेवलप किया हो, उसकी सप्लाई चेन को डेवलप किया हो, तो ये सारे पैसा बिल्कुल बचाया जा सकता है। अच्छा सर, यहाँ मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन भी, जाहिर है आई एम सॉरी कि मैं आपको एक माहिर के तौर पे ही बात करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ उस जगह के या उस चीज़ के माहिरीन और साइंटिफिक लोगों से जाके बात करें। आप हमें हर प्रोग्राम में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कोयले के बारे में सर मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए भी कोई इस तरह से प्लांट पाकिस्तान में लगाए गए हैं रिफ़ाइन करने के, या ये इसी तरह यूज़ किया जा सकता है जैसे ज़मीन से निकलता है। जी, कोयले के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं उसको इस्तेमाल में लाने के सर लिए। लिक्विफिकेशन एक तरीका है जिसमें आप कोयले को लिक्विफाई करते हैं और उसके बाद उसके आगे से मज़ीद बाय प्रोडक्ट्स बना के या उसको केमिकली मज़ीद प्रोसेस करके, वैल्यू एडिशन करके उसको आप इवन गाड़ी के अंदर इस्तेमाल में या बतौर किसी और ईंधन के किसी सही और जगह पे आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरीके से एक है कोयले की गैसिफिकेशन। सही। तो कोयले की गैसिफिकेशन से ये होता है, जो नया जो तरीक़ाकार है जो इसको साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में आजमाया जा रहा है, वो ये है
कि आप उसको निकाले बग़ैर एक ख़ुसूसी तरीके से ज़ेरे ज़मीन ही आप उसको बर्न करते हैं। बर्न करने से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसका आप प्लांट लगाते हैं, उससे आप पावर जनरेशन करते हैं। वसाइल हमारे लामहदूद है कोयले के, जो कि मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। जो हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसका मैग्नीट्यूड का आपको अंदाज़ा इस तरह से होगा कि आपके कोयले के जो अनकन्फर्म जो एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो 175 बिलियन टन के बराबर हैं। 175 बिलियन टन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मुकाबलतन ये कितने बड़े हैं। अगर आप सऊदी अरब और ईरान के तमाम ऑयल के फील्ड के रिज़र्व्स ले लें तो ये उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा हैं। इससे आपको इसका मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा होना चाहिए। अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो कंफर्म्ड रिकवरेबल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के कोयले के, वो 3 बिलियन टन मिनिमम है। 3 बिलियन टन। अब 3 बिलियन टन के जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो 5 अरब बैरल तेल के मुकाबिल हैं और वो $450 बिलियन के बराबर हैं। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इनकी मालियत कितनी ज़्यादा है। अगर हम हमारी आजकल की बिजली की रिक्वायरमेंट अगर 40,000 मेगावाट साल की है, अगर हम साल का 1 लाख मेगावाट भी बिजली प्रोड्यूस करें तो हमारे पास 300 साल के लिए बिजली बनाने के और एक्सपोर्ट करने के रिजर्व्स मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने हम ब्लेस्ड हैं। सही मानों में ये ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह है और ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान। और ये जैसे आपने सीमेंट इंडस्ट्री की बात की, तो ये इंडस्ट्री की यूटिलाइजेशन तो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका ख़ास इस्तेमाल है जैसे सीमेंट के लिए, और हम ये देखते हैं आमतौर पे देहातों में भट्टों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कोयले को सर, ईंटें बनाने के लिए। जी आपने माशाल्लाह, इसकी जो सबसे बड़ा इस्तेमाल ही पाकिस्तान के अंदर 2 सेक्टर्स में है। तकरीबन 45% इसकी जो यूटिलिटी है वो ईंटों के जो भट्टों के जो लगे हुए हैं कारखाने, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीमेंट का है। और इसीलिए जो हमारा पाकिस्तान का जो सीमेंट सेक्टर है, अगर आप कुछ 10 सालों के ऊपर पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस थी कि हम खसूसी तौर पे पूरे मिडल ईस्ट में और इंडिया में अपना सीमेंट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। और उसकी एक मेजर वजह ये थी कि हमारी जो उसके अंदर बिजली की सबसे बड़ी जो परसेंटेज होती है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड की, वो बड़ी कम थी कोयले के इस्तेमाल की वजह से। ये जिस इरा की या जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों की, इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और पंजाब में कंजम्पशन भी बहुत हुई है ईंटों की और सीमेंट की, सड़कें पुल और इतना इसका एक पूरा जाल बिछाया गया है, तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन है तो आगे उसकी कंजम्पशन भी है। बाकी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ईंटें और सीमेंट, ये तो एक टर्म बन गई थी कि जी सरिये और सीमेंट का इस्तेमाल पंजाब में किया जा रहा है, तो ये सारा उस इंडस्ट्री का ही है ना जी। ये देखिए, अब आप मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गए हैं, इकोनॉमी के ऊपर और इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन के ऊपर और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। तो बिल्कुल आपने जब अपने मुल्क की तरक्की करनी हो तो आप ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स क्या हैं। अगर आप पाकिस्तान बनने के बाद अगर आप कायदे आज़म की तमाम तकारीर के ऊपर अगर आप उनका तज्जिया करेंगे जो 1 साल पे मुहित थी, उसके अंदर आपको यही सारा नज़र आएगा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको उठा के एक्सपोर्ट करने की बजाय हमें इनके ऊपर वैल्यू एडिशन बनानी चाहिए, इंडस्ट्री को हमें ग्रो करना चाहिए, और यही एक तरीका है पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामजन करने का। बिल्कुल सही है सर। लास्ट में मैं चाहूँगा, क्योंकि हम फोकस करते होते हैं यूथ पे, तो हमारे नौजवानों को बताइएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में और पाकिस्तान की जो ज़ेर ज़मीन मादनी ज़खायर हैं, इनमें नौजवानों को कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए सर? डायरेक्ट राब्ता है जी, क्योंकि यही हमारे पाकिस्तान का जो ताबनाक जो मुस्तकबिल है उसकी ये गारंटी है। जो हमारे मादनी वसाइल हैं, ये हमारा फ्यूचर हैं, हमारा सरमाया है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हैं। इनको हमें खोद के एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें खोद के बेचना नहीं चाहिए। हमारी जो यूथ है उनको लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जहाँ इनको मौका मिले, इनको अपने तालीमी महारत के अंदर इनको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों से लोकली मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपकी इस बहुत रिच इन्फॉर्मेशन के बाद इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आइंदा प्रोग्राम में हम एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।